हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज है वन राकस सीरीज। ये है आपके वन दरोगा के लिए। तो इसमें जो आपका सिलेबस जारी हुआ था उसमें 26वें नंबर का टॉपिक है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो उस पे हम चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि फसल कहते किसे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो कंदमूल फल इकट्ठा करता था। इसके अलावा जो आज हम फसलें देख रहे हैं ये कई जगह पर फैली हुई होंगी जंगल में, तितर बितर। कहीं पे थोड़ा सा गेहूं हो गया, कहीं पे मक्का हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे फल हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। जब इन सभी फसलों को योजनाबद्ध तरीके से एक निश्चित कार्यक्रम के तहत एक निश्चित मौसम में एक जगह पर उगाया जाता है और उन्हें उचित पोषक तत्व, जल आदि प्रदान किए जाते हैं और समय पर कटाई की जाती है, उसके बाद उससे बीजों को निकाल कर या फलों को निकाल कर उनका भंडारण किया जाता है, तो उसे कहते हैं फसल। तो प्राचीन काल से मनुष्य जिन पेड़ पौधों को अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाता है अथवा भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से फसलों पर निर्भर रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? मान लीजिए आप कह दें कि कोई है वो मांसाहारी ही है, तो मांसाहारी होगा तो फसल किसके लिए जरूरी हो गई? जानवरों के लिए जरूरी हो गई। और जब जानवर को खाएगा कोई मनुष्य तो जानवर को तो फसल जो चाहिए ना, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फसल पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पौधों का वह समूह जो एक बड़े क्षेत्रफल पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, पौधों का वह समूह जो एक बड़े क्षेत्रफल पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है फसल या क्रॉप कहलाता है। मनुष्य फसल क्या है इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। तो मनुष्य अपने फायदे के लिए जिन पेड़ पौधों का उत्पादन एक योजना के अनुसार करता है और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें फसल कहते हैं। प्रारंभ में वह अपने अनुभव के आधार पर स्वयं उगी हुई वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता था। वो चेक भी करता था कि कौन सी, मान लीजिए कोई एक गेहूं जैसे दिखने वाला पौधा है और वो शरीर के लिए नुकसानदायक या जहरीला है, तो ये मनुष्य को पता कैसे चला? अपने अनुभवों के आधार पर किया। उसने देखा कि ये जानवर खा रहे हैं, इसका मतलब हम खा सकते हैं। धीरे धीरे अपने अनुभवों के आधार पर उसने फसल को चुना कि ये हमारे खाने योग्य फसलें हैं। समय के साथ साथ अपने भोजन के लिए उसने फसलों को उगाकर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गई। ये तो हमें पता, पहले जनसंख्या कम थी और पर्याप्त मात्रा में जंगल थे तो कंदमूल फल आराम से मिल जाते थे, जगह बदल देते थे, दूसरी जगह मिल जाते थे। मान लीजिए एक फल का सीजन खत्म हुआ, दूसरे जंगल में चले गए या दूसरे पेड़ पर चले गए। लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें क्रमबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से फसलों को उगाना पड़ा और उसी को हम कहते हैं कृषि। और भोजन की आपूर्ति हेतु निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर फसलों के उत्पादन पर मनुष्यों ने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। तो सीधी सीधी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं। द प्लांट्स ग्रोन अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रोग्राम एंड प्लानिंग इन सर्टेन एरिया बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर बेनिफिट्स आर कॉल्ड क्रॉप। अब बात करते हैं फसल होती कितने प्रकार की है और उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो फसल के मुख्य प्रकार होते हैं रबी, खरीफ, जायद, 3 नाम सुने, और चौथी नकदी फसल। नकदी फसल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गन्ना कैसी फसल है, या मक्का कैसी फसल है, या कॉफी कैसी फसल है, बस। तो फसल उत्पादन की दृष्टि से उगाई जाने वाली फसलों को मौसम उपयोग या आर्थिक महत्व, जीवन चक्र, कई आधार पर इनको हम बांट सकते हैं। जैसे फसलों के वर्गीकरण में देख लेते हैं, कुछ फसलें हम मौसम ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं फसलों का वर्गीकरण। उपयोग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं और फसलों का वानस्पतिक यानी कि किस प्रकार की वनस्पति है उसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। और विशेष उपयोग के आधार पर, उपयोग उपभोग दोनों एक ही होता है, के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वैज्ञानिक वर्गीकरण और औद्योगिक महत्व के आधार पर भी हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौसम के आधार पर फसलों के वर्गीकरण में। तो मौसम के आधार पर हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसा हमने बता दिया था आपको, खरीफ, रबी और जायद। और ये किस पे निर्भर करती है? जलवायु का पौधों की बुआई से कटाई तक की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। यानी कि जैसे कुछ फसलें हैं उनको खुला मौसम चाहिए, कुछ फसलें हैं उनको बीच में बरसात नहीं चाहिए, कुछ फसलें हैं जिनको बीच में बरसात चाहिए होती है। इस तरह की उपयोगिता के, जैसा कि उनको
वातावरण चाहिए उस हिसाब से फसलों को बोया या काटा जाता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, प्रकाश आदि पर निर्भर करता है। और हो सकता है किसी जगह की रवि की फसल हो, मान लीजिए उत्तर भारत में कोई रवि की फसल हो, वो दक्षिण भारत में खरीफ की फसल भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वातावरण में बहुत भिन्नता पाई जाती है। खरीफ की फसलों की बात करें तो इस ऋतु में लंबी अवधि की फसलों जिनके लिए तापमान कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी वाला मौसम अनुकूल होता है, उगाई जाती हैं। इनकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में की जाती है, और ये फसलें सितंबर अक्टूबर माह में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसके लिए लंबे दिनों वाली अवस्था चाहिए, यानी कि गर्मी में दिन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। खरीफ की फसलें कहलाती हैं। रवि की आप याद रखना, रवि माने सूर्य, तो जिन फसलों को सूर्य की जरूरत पड़े, यानी कि ठंड होगी उसी में तो सूर्य की जरूरत पड़ेगी, तो वो रवि की फसलें हो जाएंगी, बची हुई खरीफ की फसलें हो जाएंगी। खरीफ की फसलों के उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, धान्य फसलों की बात करें तो इसमें है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहनी फसलों में अरहर, मूंग, उड़द। तिलहनी फसलों में मूंगफली, सोयाबीन। रेसे वाली फसलों में कपास और जूट। और चारे वाली फसलों में लोबिया और ग्वार। पूछा जाता है लोबिया और ग्वार। और सब्जी वाली फसलों में आपको नाम पता ही है, लौकी, भिंडी, करेला, तोरई। स्टार्च फसलें, स्टार्च फसलें यानी कि जिसमें स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि अरबी, शकरकंद, आलू आदि। अब बात करें रबी की फसलों की, तो इस प्रकार की फसलों को कम तापमान वाले छोटे दिनों वाली अवधि आवश्यक होती है, और ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल माह में पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी कटाई के समय तापमान में वृद्धि हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं मार्च अप्रैल में, आपको पता ही है। रबी की फसलों के उदाहरण की बात कर लेते हैं तो गेहूं, जौ, टिट्रिकल। दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर। तिलहनी फसलों में तोरिया व सरसों, सूरजमुखी और कुसुम। सरकरा फसलों में गन्ना व चुकंदर। विशेष फसलें आलू व तंबाकू। चारे वाली फसलों में बरसीम, लूसर्न और जई। सब्जी वाली फसलों में गाजर, मूली, सलजम, टमाटर। आप कहेंगे दोनों में? हाँ, कुछ फसलें दोनों में उगाई जाती है। अब बात करते हैं जायद की फसलों के बारे में। तो जायद की फसलों के समय तेज गर्मी, भीषण हवाएं, लू चलती है, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की और उनमें उगने की क्षमता इन फसलों में पाई जाती है, जैसे ककड़ी, खरबूजा, खीरा, तरबूज, टिंडा, तोरई आदि जायद की फसलों के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करें उपयोग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आर्थिक लाभ की दृष्टि से भूमि पर उगने वाले सभी पौधों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेसिक फसलें, औषधीय फसलें, शाकभाजी यानी कि वेजिटेबल फसलें, स्टार्च फसलें, मिर्च मसाले वाली फसलें, चारे की फसलें, शर्करा की फसलें, फलदार फसलें, उत्तेजक फसलें, छोटे दाने वाली फसलें यानी कि मिलेट्स जिनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ तथा कंद वाली फसलें, और पेय पदार्थ प्राप्त करने वाली फसलें। तो इनका उदाहरण देख लेते हैं। गेहूं, धान व मक्का आदि धान्य फसलें हमें पता है। अनाज की फसलों की बात करें तो इस वर्ग की फसलों को दाने अनाज के रूप में एवं वानस्पतिक भाग पशुओं के चारे के काम में आता है, और ये किस परिवार से संबंधित है? याद रखना, ग्रेमिनी परिवार से संबंधित है। अनाज वाली फसलों के उदाहरण बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए। मक्का, धान, ज्वार, बाजरा और गेहूं। अब बात करें दलहनी फसलों की, जिसको बोलते हैं पल्स। तो इन फसलों के दानों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और इसका प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। और इस वर्ग की फसलें कौन से कुल की? ये पूछ लेते हैं। लेम्यूमिनेसी कुल की। ठीक है, लेम्यूमिनेसी कुल की कौन सी फसलें होती हैं? दलहनी फसलें होती हैं। उदाहरण चना, मटर, मूंग, मसूर, सोयाबीन तथा मूंगफली आदि। अब बात करें तिलहनी फसलों के बारे में, तो देखिए कुछ मिक्स भी होंगी। ऊपर आप कहेंगे मूंगफली दलहनी में है, तिलहनी में, दोनों में हाँ तो है। एक से तेल भी निकलता है, दाल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तिलहनी फसलों की बात करें तो इस वर्ग की फसलों के बीजों से तेल निकाला जाता है, और यह तेल कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तेल निकालने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? खल कहलाता है, जो पशुओं को खिलाने के उपयोग में लाया जाता है। तिलहनी फसलों के उदाहरण की बात कर लेते हैं तो सरसों, तोरिया, लाही, मूंगफली, अरंडी, तिल, कुसुम व सूरजमुखी आदि ये आपकी फसलें हो गई तिलहनी फसलें। अब बात करें रेसेदार फसलों की, तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली फसलों को रेसे की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, और रेसे से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, कालीनों तथा रस्सी आदि के बनाने में भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कपास, पटसन, जूट, अलसी व सनई आदि हैं।
औषधीय फसलें, नाम से ही पता चल रहा है औषधीय गुणों के कारण उगाया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, मेंथा, पुदीना, अदरक, हल्दी। शाक भाजी वाली फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स इन इंडिया, यानी कि जो फल, फूल, कंद, पत्तियां व तना आदि सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको पता ही है आलू, गोभी, मूली, टमाटर, बैगन, भिंडी, तोरई, करेला आदि। आलू ले लो, टमाटर ले लो, कांदा ले लो, वही वाले, हाँ वही सब। मिर्च एवं मसाले वाली फसलों की बात करें तो इस वर्ग की फसलों की चटनी और अचार में स्वाद व सुगंध के अनुसार उगाई जाती हैं, जैसे मिर्च, जीरा, धनिया, अजवाइन, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, आपको पता है। चारे वाली फसलों की बात कर लेते हैं तो घरेलू स्तर पर पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि इत्यादि के लिए, बकरी भी लिख लेना, आपूर्ति के लिए इन फसलों को उगाया जाता है। और उनके उदाहरण है मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, बरसीम, लूसर्न तथा नेपियर घास आदि। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर कट हो गया है, ऊपर है शर्करा वाली फसलें। तो शर्करा वाली फसलों के उदाहरण है गन्ना और चुकंदर, आपको पता ही है। तो इस वर्ग की फसलों को चीनी प्राप्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है और संपूर्ण विश्व में चीनी बनाने के लिए दो प्रमुख फसलों की रस का प्रयोग किया जाता है। और संपूर्ण विश्व की लगभग 65 से 70% चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ने से बनाई जाती है। अब बात करते हैं फल वाली फसलों के। तो वृक्षों को छोड़कर फलों की प्राप्ति हेतु कुछ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। फल वाली फसलें केला, आम, सेब, पपीता, अमरूद, नारंगी, मौसमी, चीकू, क्या ही बताएं, इसमें आगे के वीडियो होंगे वो थोड़े ढंग के होंगे। इसमें तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया और थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कौन से कुल की है। जड़ तथा कंद वाली फसलें, तो इन फसलों का तना कंद के रूप में बदल जाता है और यह कंद खाने के काम में आता है, जैसे चुकंदर, मूली, गाजर व सलजम। अब आप कहेंगे कि मूली जड़ है, तो जड़ अथवा कंद वाली फसलों के उदाहरण, दोनों के उदाहरण है। ठीक है, उत्तेजक फसलें यानी कि स्टिमुलेंट क्रॉप, यानी कि इस वर्ग में ऐसी फसलें होती हैं जिसके प्रयोग से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जैसे भांग, गांजा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी आदि। काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं ये, आप लोग जरूर ट्राई करें नहीं मत ट्राई करें, पेज मतलब चाय कॉफ़ी कर लें ट्राई, बाकी रहने दें। पेय पदार्थ वाली फसलों की बात करें तो इन फसलों के उत्पादन से पेय पदार्थ बनते हैं जिनका बहुतायत में समाज के सभी लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा अफगानिस्तान वगैरह में, और कोको आदि। अब बात करें छोटे दाने वाली फसलों की, मिलेट्स, इन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इन फसलों का दाना छोटा होता है और कुछ क्षेत्रों में इनका प्रयोग मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। छोटे दाने वाली फसलों के उदाहरण हैं सांवा, कोंदो, रागी, बाजरा एवं काकुन आदि। स्टार्च वाली फसलों की बात कर लेते हैं तो स्टार्च वाली फसलों में इनमें स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं, इसमें लिखा नहीं है, उदाहरण में आप याद रख लेना आलू, शकरकंद। ठीक है, अब बात करें जीवन चक्र के आधार पर फसलों के वर्गीकरण की। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पौधों के द्वारा अपने जीवन काल पूरा करने के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्षीय फसलें जिसको बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स, द्विवर्षीय फसलें जैसे बाई एनुअल क्रॉप्स, और बहुवर्षीय फसलें जैसे पेरिएनुअल क्रॉप्स। तो पौधों के जीवन काल का मतलब क्या है कि बुआई से कटाई तक का समय कहलाता है जीवन काल पौधे का, और कुछ पौधे अपना जीवन काल थोड़े ही समय में समाप्त कर लेते हैं और कुछ बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो पौधों के जीवन काल के आधार पर जो फसलों का प्रकार है वो एक वर्षीय फसलों की बात कर लेते हैं। तो इस वर्ग की फसलें बुआई से कटाई तक 1 वर्ष में या इससे कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती हैं, और इस अवधि में ये फसलें पककर पीली पड़ जाती हैं, जो और कटाई का उपयुक्त समय होता है जब ये फसलें पीली पड़ जाती हैं। एक वर्षीय फसलों के उदाहरण के बात करें तो गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि। द्विवर्षीय फसलों की बात करें तो इस वर्ग की फसलें अपना जीवन काल 2 वर्ष या इससे कम समय में पूरा करती हैं, और इस अवधि के अंतर्गत प्रथम वर्ष में ये फसलें वानस्पतिक वृद्धि करती हैं, यानी कि पहले वो बढ़ती हैं, फिर उसमें पत्ते बढ़ते हैं और अंतिम वर्ष में बीज बनाती हैं। द्विवर्षीय फसलों के उदाहरण हैं चुकंदर। अब बात करें बहुवर्षीय फसलों के बारे में तो इस वर्ग की फसलें अपना जीवन काल अनेक वर्षों तक चलाती हैं। ये अपनी वास्तविक वृद्धि अनिश्चित समय तक करती हैं, उनके बीज भी साथ साथ बनते रहते हैं। इन फसलों की जीवन क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये कटाई के बाद भी अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर लेती हैं और इसमें बीज बन जाता है अपने आप, और ना बो तो भी उग जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, आप अगर द्विवर्षीय फसलों की बात कर लें तो इनमें चुकंदर के अलावा आप गन्ना भी ले सकते हैं। गन्ना बहुवर्षीय फसलों में तो आई गया, देखिए एक से ज़्यादा है तो बहु में तो आई गया, और द्विवर्षीय में भी आप गन्ना जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्यतः फसलों को किन परिवारों में बांटा गया है। घास परिवार, यही परिवार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रैमनी,
में घास परवार यानी कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, जई व गन्ना आदि जिनकी 2 पत्तियां शुरू में निकलती हैं वो घास परवार कहलाता है। मटर परवार की बात करें, लेगुमिनी यानी कि लेगुमिनी फैमिली की होती हैं वो अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, सनई, लेचा, ग्वार, मूंगफली, मटर, चना व मसूर है। सरसों परवार यानी कि क्रूसीफेरी यानी कि सरसों, तोरिया, तारामीरा, बंद गोभी, फूल गोभी पूछा गया है, बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली व सलजम आदि क्रूसीफेरी फैमिली से हैं। ठीक है। कपास परवार जिसको बोलते हैं मेलवासिक या मालवेक, तो वो है कपास, पटसन व भिंडी। आलू परवार सोलंकी यानी कि आलू, टमाटर, हरी मिर्च व तंबाकू इससे संबंधित होते हैं। अलसी परवार लाइनेंसी यानी कि अलसी परिवार से संबंधित है। कद्दू कुकुरबिटेसी कई बार पूछा गया है, तो पेठा, खीरा, करेला, खरबूजा, तरबूज कुकुरबिटेसी फैमिली से हैं। और जूट टिलेसी यानी कि जूट टिलेसी फैमिली से है। और अंडी परिवार जिसको बोलते हैं यूफोर्बिएसी यानी कि अंडी किस फैमिली से है, यूफोर्बिएसी, ये आपको याद रखना है। ग्रैमनिएसी, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, लाइनेसी और कुकुरबिटेसी, टिलेसी और यूफोर्बिएसी। ठीक है, याद रख लेना किस फैमिली से कौन सी फसलें हैं। अब बात करें विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, तो फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण है। नकदी फसलें, अंतर्वर्ती फसलें जिसको बोलते हैं कैच क्रॉप्स, इसके बाद सहयोगी फसलें कंपेनियन क्रॉप्स, वीथी फसलें यानी कि एले क्रॉप्स, शिकारी फसलें प्रे और स्मोथर क्रॉप्स, बम्पर क्रॉप या क्रॉप फेल्योर। ठीक है, और रिले क्रॉपिंग, ये प्रकार है। इसके अतिरिक्त हरी खाद, मृदा आरक्षित, अंतर्वर्ती, नकदी, कीटावर्षक, सहयोगी, बीथी, पेड़ी, रक्षक, पूरक, पोषक, शिकारी, मल्च वाली, मृदा सुधारने वाली तथा साइलेज वाली फसलें आदि प्रमुख हैं। ये आपको नहीं, केवल उदाहरण देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। तो नकदी फसलें किसे कहते हैं, कैश क्रॉप, तो जो फसलें अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूरा लाभ ना उठाते हुए तुरंत भी बेचा जा सके। जैसे आलू तुरंत बिक जाता है खेत में ही या खेत के बाद तुरंत, ये नहीं कि उसमें बाद में रखा है। फिर तंबाकू, गन्ना और सोयाबीन तुरंत कैश क्रॉप है ये, आलू, तंबाकू, गन्ना व सोयाबीन। अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप किसे कहते हैं, यदि मुख्य फसल अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां न होने पर नष्ट हो जाती है, तब उसकी पूर्ति हेतु उस स्थान पर कोई दूसरी फसल उगा दी तो वो कहलाती है अंतर्वर्ती फसल, और ये फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं। अंतर्वर्ती फसलों के उदाहरण हैं चीना, लाही, सावा व मूंग। सहयोगी फसलें किसे कहते हैं, जब दो फसलें एक ही खेत में अलग अलग पंक्तियों में, याद रखना एक ही खेत में है लेकिन अलग अलग पंक्तियों में उगाई जाती हैं, तब इसमें एक मुख्य फसल व दूसरी कम अवधि की फसल होती है और इन्हें ही कहते हैं सहयोगी फसल। सहयोगी फसलों के उदाहरण इसमें लिखा नहीं है, याद रखना, मऊ से याद रखो, मक्का और उड़द एक साथ उगाई जाती है और आलू और मूंग एक साथ उगाई जाती है। आलू, मूंग, मक्का, उड़द, तीन तीन के एक साथ, मऊ याद रखो, मऊ, मक्का, उड़द, तीन तीन हो गए मतलब, और आलू व मूंग दो दो हो गए। ठीक है, ये उदाहरण है। तीती फसलें या एले क्रॉप किसे कहते हैं, तो ये फसलें कम चौड़ाई वाले रास्तों के किनारों पर वृक्षों या झाड़ियों के बीच भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने या मृदा क्षरण को कम करने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूकेलिप्टस के बीच शकरकंद या उड़द की फसल कर दी जाती है, तो ये कहलाती हैं एले क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें प्रे और स्मोथर क्रॉप्स यानी कि शिकारी फसलें, तो ऐसी फसलें जो अपनी तीव्र वृद्धि के कारण अवांछित पौधों को दबा देती हैं, यानी कि इतनी तेजी से बढ़ती हैं जो नीचे जो ऐसी फसलें हैं या घास है उसको खत्म कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों, लोबिया, सनई व बरसीम दूसरे को मौका ही नहीं देती हैं सूर्य का प्रकाश मिलने के, और वो फसलें हो जाती है खत्म। इसके बाद बात करें बम्पर क्रॉप तथा क्रॉप फेल्योर किसे कहते हैं, तो किसी फसल के पौधे द्वारा प्रचुर मात्रा में वृद्धि एवं विकास करने पर उसको कहेंगे हम बम्पर, कहते हैं ना बम्पर उत्पादन, जबकि किसी फसल के पौधे की किसी कारणवश कम वृद्धि या विकास को क्या कहेंगे, क्रॉप फेलर। ठीक है, अब बात करें रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जब एक खेत से एक वर्ष में एक के बाद एक करके 4 फसलें मैक्सिमम उत्पादन और आर्थिक लाभ के लिए उगाई जाती हैं, तब यह रिले क्रॉपिंग, रिले दौड़ होती है ना, एक के बाद एक दौड़ता है, इसी तरह इसमें 4 फसलें एक साथ उगा दी एक ही वर्ष में, तो वो कहलाती है रिले क्रॉपिंग।
अब बात करें फसलों का सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि किसी फसल की बुआई से कटाई तक खेत में विभिन्न खेती की क्रियाएं की जाती हैं और इन सस्य क्रियाओं में भूमि का चुनाव, इसकी तैयारी, भूमि का समय व विधि, बीज दर, खाद, उर्वरक, जल प्रबंध, पादप सुरक्षा कई इसमें सम्मिलित होते हैं। इन क्रियाओं को निर्धारित करने वाले प्रमुख फैक्टर्स क्या हैं, जैसे फसल का चुनाव, भूमि का चुनाव, कैसी भूमि होनी चाहिए, मौसम विज्ञान, कैसी वेदर है, उपयुक्त फसल चक्र सही होना चाहिए, किसके बाद किसकी फसल उगानी चाहिए जिससे खेत की उर्वरता बनी रहे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इरिगेशन यानी कि सिंचाई किस तरह से हो, कृषि श्रमिक कब उपलब्ध रहते हैं और मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसके अतिरिक्त मृदा की प्रकृति एवं धरातल के आधार पर, पौधों के स्वभाव एवं आकृति के आकार के आधार पर, फसल की अवधि के आधार पर और फसलों में की जाने वाली सस्य क्रियाओं के आधार पर एवं उपलब्ध सस्य संसाधनों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है और इन क्रियाओं को उचित प्रकार से अपनाने पर उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी फसलें एक साथ उगाई जाएं, माने एक के बाद एक उगाई जाएं, जिससे खेती की या कृषि की या खेत की उर्वरता भी बनी रहे और साथ साथ आपको उत्पादन भी मिलता रहे वैज्ञानिक तरीकों से। कौन से फसल चक्र में कब कटाई होनी चाहिए, कैसी भूमि में कैसी फसल उगाई जानी चाहिए। मान लीजिए किसी को अम्लीय मिट्टी पसंद है तो अम्लीय मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए, क्षारीय मिट्टी में कैसी फसलें उगाई जानी चाहिए, इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, भूमि का चुनाव उदाहरण के तौर पर देखते हैं फैक्टर नंबर 1। तो मैक्सिमम उत्पादन की दृष्टि से दोमट भूमि, लोमी सॉइल सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। और कुछ फसलों की उपज जलोढ़ भूमि यानी कि एलुअल सॉइल में भी बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि पहले दोमट मिट्टी सबके लिए बेस्ट है और कुछ फसलें जलोढ़ भूमि यानी कि एलुअल सॉइल में भी बहुत अधिक हो जाती हैं। दोमट या लूमी करके आएगा, ठीक है। अब बात करें उचित जलवायु, तो आप समझ ही गए होंगे कि अंकुरण, वृद्धि, कटाई, तापमान सही समय पे करें तो ही फसल की उपज अच्छी होगी। मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे हैं जो धूप में मर जाते हैं और आप बो देंगे उसको गर्मी में तो वो फसल ही खत्म हो जाएगी, या लेट बोएंगे, पकने के समय बहुत ज़्यादा धूप हो गई या कम धूप होगी तो भी फसल में नुकसान हो जाएगा। उपयुक्त फसल चक्र आपको हमने बता ही दिया कि कौन सी फसल के बाद कौन सी दूसरी फसल उगाई जाए, यानी कि रबी के बाद खरीफ में कौन सी फसल और खरीफ के बाद रबी में कौन सी फसल, कि भूमि की उर्वरता भी बनी रहे और हमें लाभ भी प्राप्त होता रहे। अब बात करें मिलवा खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो मिलवा खेती में कम क्षेत्रफल में एक साथ 2 फसलें उग जाती हैं और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज में वृद्धि होती है। इस प्रकार खेती में फसलों के पौधे भूमि की विभिन्न सतहों से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग करते हैं और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। मिलवा खेती को क्षेत्र की जलवायु, भूमि की किस्म, सिंचाई जल की उपलब्धता, आर्थिक लाभ, प्रतिस्पर्धात्मक पोषक तत्वों की उपलब्धता व फसलों के पौधे की वृद्धि स्वभाव आदि कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि एक साथ 2 फसलें कर दी, मान लीजिए कुछ फसल नाटी है यानी कि बौनी फसल है तो वो नीचे बनी रही और कुछ फसल है जैसे अरहर जैसी फसल ऊपर चली जाती है, तो इस तरह से मिक्स कर देते हैं, नीचे वो फसल बनी रहती है और ऊपर बड़ी वाली फसल बनी रहती है। सिंचाई प्रबंधन आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करना है, सिंचाई के साधनों का मैक्सिमम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। कृषि श्रमिकों की उपलब्धता, तो फसलों की बुआई हेतु खेती की तैयारी से कटाई तक कृषि क्षेत्र में कई कृषि श्रमिकों की आवश्यकता हमेशा से बनी रहती है। श्रमिक उपलब्ध अगर ना हो तो फसल की कटाई में विलंब होगा और उसी समय मान लीजिए ओलावृष्टि वगैरह हो जाए तो नुकसान भी हो सकते हैं। इसके बाद कृषि संसाधनों का मैनेजमेंट आप समझ गए, उन्नत खाद, बीज आदि कैसे क्या करना है वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं औद्योगिक महत्व के आधार पर फसलों के वर्गीकरण की। तो संपूर्ण विश्व में कृषि आधारित उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ के मुख्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कौन करेगा, फसल ही करेंगे। तो फसलों पर आधारित उद्योग की बात कर लेते हैं। तो इन उद्योगों को फसल उत्पादन एवं उपयोग की दृष्टि से विभिन्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे कौन कौन से उद्योग अपने निर्भर हैं, रसायन उद्योग, तेल उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, चीनी उद्योग, हथकरघा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग, सब्जी उद्योग, औषधि उद्योग, फल एवं फूल उद्योग, रंग व सुगंध उद्योग, जूट व पैकिंग उद्योग, अन्य लघु उद्योग जैसे रबर व गोंद उद्योग, कॉफी और कहवा उद्योग, फर्नीचर एवं लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, दुग्ध उद्योग और चाय उद्योग आदि। तो औद्योगिक महत्व पर आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो भोज्य पदार्थ वाली फसलों की बात करें, इंपॉर्टेंट हो गया फूड क्रॉप्स, तो गेहूं, जौ, धान, मक्का आदि है। दलहनी फसलों में हमने पहले बता दिया था, पल्स क्रॉप्स में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना व मटर। तिलहनी फसलों में यानी कि ऑयल सीड्स में सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली,
तिल व सोयाबीन है। चीनी वाली फसलें यानी कि शुगर क्रॉप्स में गन्ना व चुकंदर है। पेय पदार्थ वाली फसलों में चाय, कहवा, कॉफी है। एल्कोहल उद्योग की फसलें इंपॉर्टेंट हैं। एल्कोहल उद्योग की फसलें कौन कौन है? गन्ना भी है, आलू भी है, जौ भी है और मक्का भी है। ठीक है, गन्ना, आलू, जौ, मक्का। टेक्सटाइल फसलों की बात करें तो कपास, जूट, पटसन है। औषधीय फसलों में तुलसी, अश्वगंधा, अदरक, हल्दी, सर्पगंधा, पुदीना, इसबगोल, लहसुन और सिट्रोनेला। सुगंधित फसलें यानी कि जो पौधे अच्छी सुगंध देते हैं, गुलाब, पुदीना, मेंथा। रबर की फसलों में तो रबर का पेड़ हो गया और काष्ठीय फसलों में शीशम, साल, कैल, आम व नीम। और कागज एवं गत्ता वाली फसलें यानी कि कार्डबोर्ड क्रॉप्स वो हैं धान व पॉपुलर। और सब्जी वाली फसलों की बात करें तो आपको पता ही है गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, मटर आदि और गोभी वोभी सब कुछ। स्टार्च वाली फसलें आलू, शकरकंद। ठीक है, फसल के महत्व तो हमें पता है, इसमें फालतू का ज्ञान नहीं देंगे। फसलों के किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण एवं महत्व की बात कर लेते हैं। तो फसल एक प्राकृतिक संपदा है। औषधियों की प्राप्ति होती है। प्रदूषक, भाई हरी चीजें हैं तो प्रदूषक निवारक भी होंगी। कीट नियंत्रण होंगी, पर्यावरण संतुलन होगा, मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी, प्राणवायु भी देंगी, ऑक्सीजन भी देंगी, आपदा नियंत्रक होंगी, तापमान भी नियंत्रण होगा। जहाँ पर खेत खुले होंगे वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ पर फसल उगी होगी वहाँ गर्मी कम होगी, बाढ़ भी कम आएगी, कटान भी कम होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी, एयर प्यूरिफाई होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा, जल का संरक्षण होगा, वन्य जीव के लिए फायदेमंद होगा, फल फूल बीज आदि खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होगी, ईंधन चारा भी प्राप्त होगा, उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होगा, रोजगार की भी प्राप्ति होगी और जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और राजस्व की प्राप्ति होगी और एक समृद्ध देश बनेगा। तो फसल उत्पादन के मूल सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, हमने पहले बता दिया कि भूमि का पहले चुनाव करेंगे, फिर भूमि की तैयारी करेंगे, फिर लेवलिंग ऑफ फील्ड यानी कि भूमि का समतलीकरण करेंगे, फिर फसल चक्र के हिसाब से उसे बोएंगे, फिर मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, बुआई का समय निर्धारित कर सकते हैं, बुआई की विधियां और बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट याद कर सकते हैं, अंतरण यानी कि कितना स्पेस होगा, बुआई की गहराई कितनी गहराई तक बोनी है, बीज दर, सीड रेट यानी कितने एरिया में कितना बीज यानी कितनी दूर कितने पास, अलग अलग फसलों का अलग अलग होता है। खाद उर्वरक कौन सा डालना है, ऐसा नहीं हो किसी खेत में फास्फोरस की अधिकता हो या मान लीजिए आपको और उसी में एनपीके डाल दो, या किसी फसल में यानी किसी क्षेत्र में कैल्शियम की अधिकता और आप जिप्सम डालें तो नुकसानदायक हो जाएगा। निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण हो, पादप सुरक्षा हो, कटाई घाई हो, फिर उपज होगा, फिर स्टोरेज होगा। तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो इन फसलों में रबी की फसलों की तुलना में उर्वरकों का प्रयोग कम होता है तथा अधिक कीट व बीमारियों के प्रकोप एवं अनियमित वर्षा होने से उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः फसलों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इनका विवरण है कि खरीफ की सभी फसलों की बुआई से पूर्व उनकी आवश्यकता अनुसार खेत को उचित प्रकार से तैयार कर लें। खेत में दीमक की नियंत्रण के लिए मिट्टी को उपचारित करना आवश्यक है यानी कि ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जाए। प्रयोगशालाओं में मिट्टी का नमूना ले लिया जाता है और खरीफ की किसी भी फसल की बुआई से पहले ये सब कर लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के बीज उपयोग करना चाहिए और बीज दर पर्याप्त होनी चाहिए, ना तो बीज कम होने चाहिए ना बीज ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और धान की जैसे रोपाई कर रहे हैं तो भरे हुए खेत में एनपीके का उपयोग करना चाहिए। एनपीके एक उर्वरक होता है। दूसरा, और फिर आगे पॉइंट है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का आवश्यकता के अनुसार टॉप ड्रेसिंग विधि द्वारा शाम के समय उपयोग करना लाभकारी रहता है। यूरिया का प्रयोग पानी भरे खेत में सूखी मिट्टी के साथ मिश्रण बनाकर करना चाहिए। वर्षा की ऋतु में फसलों की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी सिंचाई की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और इन फसलों में सामान्यतः खरपतवार बहुत होते हैं और खरपतवार नाशियों का उपयोग करना चाहिए। खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई भी करना आवश्यक है। इन फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए लगने वाले कीटों व रोगों पर नियंत्रण करना चाहिए और खरीफ की फसलें की कटाई उचित समय पर करने से खेत अगली फसल के लिए समय से उपलब्ध हो जाता है। यानी कि कुछ समय ऐसा नहीं होना चाहिए तुरंत ही दूसरी फसल बो दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो। तो टाइम से कटाई करोगे तभी तो कुछ समय के लिए छोड़ पाओगे और इन फसलों की उपज किसान को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्राप्त हो जाती है।
दाल वाली फसलों को अंतर रसायन यानी कि इंटरक्रॉपिंग फसलों के रूप में उगाना लाभकारी रहता है। उदाहरण के लिए अरहर और उड़द और गन्ना और मूंग एक साथ उगा दिए, अरहर उड़द एक साथ, गन्ना मूंग एक साथ। तो इस तरह से ये वीडियो आपका समाप्त होता है फसल का, जो आपके टॉपिक था, टॉपिक नंबर 26, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो अभी हम और इस पे वीडियो लाएंगे जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।